बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये देखिएगा, इसको डिफाइन करेंगे। इट इज RNA डिपेंडेंट, एक सेकेंड, RNA, ये क्या लिखा हुआ, इट इज RNA डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस। RNA के बेसिस पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा समरी बताया था हल्का सा प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, अभी उसी को डिटेल में जो है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है इसमें रॉ मटेरियल जो है वो क्या क्या यूज होगा। रॉ मटेरियल, पहला रॉ मटेरियल जो है वो अगर आप देखते हैं, पहला जो आपको यूज होगा वो एक तो एमिनो एसिड्स है कि नहीं, सेकंड एंजाइम्स। अमीनो एंजाइम कौन सा है, अमीनो एकाइल सिंथेटेज, अमीनो एकाइल सिंथेटेज। ठीक है, तीसरा आपको क्या हो जाएगा, अमीनो एकाइल। ठीक है, यही सब मेनली तो खैर रॉ मटेरियल यही है। ठीक है, वो तुम्हारा आयंस कुछ हो सकता है, जैसे मैग्नीशियम आयन, ETC मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो ये सब जो है आपका रॉ मटेरियल अमीनो एकाइल सिंथेटेज। तो ये देखो, ये रॉ मटेरियल। अब इसको, अब हम लोग यहां से क्या देखते हैं, स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन, स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, इन, ठीक है, साइटोप्लाज्म। प्रोटीन सिंथेसिस, अभी तक आपने देखा था कि जो भी काम हो रहा है, DNA का सिंथेसिस यानी रेप्लिकेशन, RNA का सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था। लेकिन प्रोटीन का सिंथेसिस जो होगा वो तुमको साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, अब देखो स्टेप्स यहां से जो है वो हम लोग देखते हैं, स्टेप्स। देखिए, सबसे पहला स्टेप्स ऑफ सिंथेसिस में, स्टेप्स ऑफ वो रिएक्शन का, वो क्या पहला स्टेप जो होगा वो अगर देखोगे, ये क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स का क्या होगा, एक्टिवेशन किया जाएगा, और उसके बाद फिर चार्जिंग ऑफ tRNA, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर आप देखेंगे उसमें फर्दर 3 स्टेप है। ठीक है, चेन इनिशिएशन, चेन इलॉन्गेशन, चेन टर्मिनेशन। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। देखो, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स में सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि ये है सेल, ये न्यूक्लियस था, DNA ने HNRNA बना दिया और HNRNA पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस से mRNA में कन्वर्ट कर गया, और ये mRNA
न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म अब इसको कहाँ जाएगा, ये राइबोसोम में जाएगा। कहाँ जाएगा, ये राइबोसोम में जाना। तो आप देखेंगे जैसे कि ये बहुत सारा जो है यहाँ पर एमिनो एसिड्स रहता है। तो ये एमिनो एसिड्स आया कहाँ से है, जाहिर है बाहर से आया होगा, सेल ने इसको एब्जॉर्ब किया होगा, सेल ने जो है वो उसको एब्जॉर्ब किया एमिनो एसिड्स को। अब ये एमिनो एसिड्स को कहाँ जाना है, राइबोसोमल साइट पे जाना है। अरे राइबोसोमल साइट पे तब जाएगा जब वो टीआरएनए से बाइंड करेगा। ये जैसे देखो टीआरएनए है, ठीक है, ये टीआरएनए है, जब बाइंड करेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बस एमिनो एसिड्स बाहर से अंदर गया और टीआरएनए जाकर के बाइंड कर जाएगा, नहीं, बल्कि पहले आपको एमिनो एसिड्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करेंगे तब फिर जाकर के ये टीआरएनए से क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है, एक्टिवेट। इसी को कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो आप बताइए एक्टिवेशन जो आप करते हैं, ठीक है, एक्टिवेशन जो करते हैं वो किस चीज से करते हैं एक्टिवेशन। अरे एक्टिवेशन जो है वो कोई भी चीज को एक्टिवेट करते हैं तो एनर्जी दे करके एक्टिवेट करते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर भी कैसे एक्टिवेशन होगा, एनर्जी दे करके एक्टिवेशन होगा। कैसे भाई, ठीक है, जैसे देखिए एमिनो एसिड्स, ठीक है, प्लस वही कोई भी सभी एमिनो एसिड्स मान लीजिए, प्लस एनर्जी कहाँ से देंगे, एटीपी से, ठीक है। एटीपी से ये क्या लेगा, एनर्जी देगा। तो ये एक मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्या बिना एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, एंजाइम के एब्सेंस में होगा, नहीं होगा। तो एंजाइम होना जरूरी है। यहाँ पर एंजाइम आएगा अमीनो एकाइल सिंथेटेज, नाम से पकड़ लीजिए। अमीनो एकाइल सिंथेटेज मतलब अमीनो अकाइलेशन, ठीक है, सिंथेटेज मतलब टी अमीनो एकाइल टीआरएनए सिंथेटेज। सॉरी, पूरा नाम जो है इसका क्या है, वहां पर भी एंजाइम जो था वो लिख लेना पूरा नाम, अमीनो एकाइल टीआरएनए, ये क्या है, सिंथेटेज है। तो ये क्या, इसका मतलब ये हो जाएगा कि टीआरएनए में अमीनो अकाइलेशन कराना, मतलब टीआरएनए में अगर आप अमीनो एसिड्स को जोड़ते हैं, इसी को कहते हैं अमीनो अकाइलेशन। यानी ये वो एंजाइम होगा जो टीआरएनए में अमीनो एसिड्स को जोड़ देगा, यानी टीआरएनए और अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस कर देगा, जोड़ करके सिंथेसिस करेगा, जोड़ देगा मतलब, ठीक है, किसका फॉर्मेशन कर देगा, अमीनो अकाइल टीआरएनए का सिंथेसिस करेगा। यही है अमीनो अकाइल टीआरएनए, मतलब अमीनो एसिड के साथ क्या, अमीनो एसिड का अकाइलेशन किया हुआ है, किसके साथ, टीआरएनए के साथ। तो ये अमीनो अकाइल टीआरएनए है, इसका सिंथेसिस कौन करवाएगा, ये एंजाइम करवाएगा। कैसे, देखिए, ये हो गया, तीनों चीज मिलेंगी। अब इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा एमिनो एसिड्स। सबसे पहला एमिनो एसिड्स हम लोग, जैसे मान लो कोई सा भी एमिनो एसिड्स हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं, पहला एमिनो एसिड हम लोग ले लेते हैं मिथियोनिन। क्या ले लेंगे हम लोग, मिथियोनिन ले लेते हैं। इसका रीजन है, आगे बता रहे हैं, अभी बस इतना समझ लो। मिथियोनिन प्लस एएमपी और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। एएमपी समझे, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, ये ब्रेक कर गया एडिनोसिन, ठीक है, मोनोफॉस्फेट में और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो क्या हो गया, अलग हो गया। और इन ब्रेक करने से देखो ये क्या था, ये पहले था, ऐसे था, अमीनो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये था। तो जब ये ब्रेक किया एमिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो एनर्जी निकली यहाँ से, ठीक है। और जब एनर्जी निकली और फिर 8 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी निकली, यहाँ से फिर ब्रेक किया, फिर यहाँ 8 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी निकली, और ये दोनों एनर्जी जो है ये कॉम्प्लेक्स बनाने में यूज हो गया। इसको आप क्या बोलेंगे, इसको एएमपी कहेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। हाँ, एएमपी कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। तो एएमपी ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। ये एमिनो एसिड्स के साथ, ठीक है, एनर्जी जो है 16 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी लगी हुई इन द फॉर्म ऑफ दिस बॉन्ड, ठीक है। और यही इसी पूरे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, वही एमिनो एसिड्स, एएमपी, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। कौन सा एंजाइम, अमीनो अकाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया है फर्स्ट। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड जो स्टेप होगा वो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का तुम लोग मतलब समझे, चार्जिंग मतलब चार्ज करना, ठीक है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब कि टीआरएनए में एमिनो एसिड्स को जोड़ना, इसी को आप कह सकते हैं
अमीनो अकाइलेशन ऑफ टीआरएनए कह सकते हो, हाँ बिल्कुल कह सकते हो। अमीनो अकाइलेशन ऑफ क्या कह सकते हैं, टीआरएनए कह सकते हैं। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, अमीनो अकाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो इसमें अगर आप देखते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो अकाइलेशन ऑफ टीआरएनए, तो इसमें क्या होगा भाई, देखिए इसमें क्या होगा, पहला स्टेप वही टीआरएनए आएगा, ठीक है, ये टीआरएनए, ठीक है, ये टीआरएनए और ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स है और इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। तो प्लस ये वाला कॉम्प्लेक्स मेट एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टीआरएनए मेट एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, चार्जिंग और टीआरएनए। तो ये दोनों जो है जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, टीआरएनए मिथियोनिन कॉम्प्लेक्स और ये अलग हो जाएगा, एएमपी प्लस एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स बना कि नहीं बना, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इसी को यानी ये कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब जो है ये कैसा हो जाएगा, देखोगे ये कुछ आपका इस तरह से हो जाएगा, मेट और ये टी, यही कॉम्प्लेक्स बन गया, है ना, टीआरएनए मिथियोनिन कॉम्प्लेक्स। ये तीसरा अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो देखो जरा सा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे होगा या 1 2 ऐसे करके लिखो, 1 2 3। हाँ, पहला स्टेप, ठीक है, चेन इनिशिएशन होगा रेगुलेटेड बाय हाँ इनिशिएटिंग फैक्टर, रेगुलेटेड बाय इनिशिएटिंग फैक्टर, ठीक है। जो आपको इधर लिखते हैं, जो आपको क्या होगा, प्रोकैरियोट में ऐसा करते हैं, एक में थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है,
फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये देखिए ये कैसे होगा, जरा समझिएगा इसको। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में सबसे पहले आप अगर देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में सबसे पहले तो है ये, हाँ, पहला जो स्टेप होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन, मतलब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करना होगा। पहला जो स्टेप होगा चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन रेगुलेटेड बाय, रेगुलेट किस चीज से रेगुलेट होगा, किस चीज से कंट्रोल होगा, इनिशिएटिंग फैक्टर, इनिशिएटिंग फैक्टर, इनिशिएटिंग फैक्टर से रेगुलेट होगा, मतलब प्रोटीन होता है ये। और ये इनिशिएटिंग फैक्टर देखो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग होता है। प्रोकैरियोट में 1 और 2 हो सकता है और यूकैरियोट में 9 हो सकता है, 9 और 10 भी, कहीं कहीं पर 10 भी होता है। तो प्रोकैरियोट में अगर आप देखेंगे 1 और 2 हो सकता है, जबकि यूकैरियोट में अगर देखेंगे 9 और 10 भी हो सकता है। ठीक है, यूकैरियोट में ज्यादा रहेगा। और चेन इनिशिएशन, अब ये देखिए चेन इनिशिएशन में होगा क्या। ठीक है, चेन इनिशिएशन में देखिए सबसे पहले तो ये होगा कि यहाँ डायग्राम से अगर आप देखें कि जैसे चेन इनिशिएशन में देखो, जैसे ये जो सेल है न्यूक्लियस, सेल में जो स्मॉलर सब यूनिट होता है और जो राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट होता है, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, ये सब अलग अलग रहते हैं, एक साथ नहीं रहते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस जब होना होता है उस वक्त, क्योंकि आप जानते ही है कि नेगेटिवली चार्ज, ये राइबोसोम जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, दोनों सब यूनिट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जिस वक्त प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है उस वक्त क्या होता है कि मैग्नीशियम आयन आकर के दोनों को जोड़ देता है। मैग्नीशियम आयन पॉजिटिव होता है, ये इसको भी खींच लेगा, ये इसको भी खींचे। लेकिन उससे पहले स्मॉलर, ये जो आपको mRNA आया है, जैसा देखिएगा हम समरी बता रहे हैं, उससे पहले जो है, या जैसे आपके एनसीईआरटी में जो बना हुआ है, अभी हम वैसे ही बताते हैं आपको। उससे पहले ये देखो, ये जो है ये स्मॉलर सब यूनिट है, उससे पहले ये स्मॉलर सब यूनिट mRNA, ठीक है, mRNA जो है उसमें अगर आप देखेंगे mRNA है ये इसके अंदर एंटर कर दिया, मतलब mRNA और स्मॉलर सब यूनिट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया तब फिर, ठीक है, जो जैसे मान लो AUG, ठीक है, ये क्या होगा AUG, तो AUG को कौन अट्रैक्ट करेगा? ठीक है, ये UAC वाला tRNA अट्रैक्ट करेगा, और यहां पर कौन सा UAC वाले tRNA पे मिथियोनिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया? mRNA स्मॉलर सब यूनिट और अमीनो एकाइल्ड या चार्ज tRNA का ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स बन गया। पहले ये स्टेप होगा। ठीक है, तो चेन इनिशिएशन में सबसे पहले अगर आप देखें, और ये सब किसके जरिए होगा? ये होगा, ठीक है, ये इनिशिएटिंग फैक्टर। पहला क्या होगा अगर आप देखेंगे, पहला mRNA प्लस स्मॉलर सब यूनिट। तो स्मॉलर सब यूनिट अगर यूकैरियोट्स का लेके चल रहे हैं तो हम लोग स्मॉलर सब यूनिट ऐसा करते हैं कि 40s ले ले, अगर यही प्रोकैरियोट का होगा तो 30s हो जाएगा, आप जानते हैं। ठीक है, mRNA स्मॉलर सब यूनिट, तो ये क्या बन गया तुम्हारा? mRNA, ठीक है, प्लस mRNA 30s, ठीक है, राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब फिर बी पार्ट क्या होगा? बी बताओ,
बी होगा वही, मतलब बी आप कह लीजिए कि बी क्या हो जाएगा, ये जैसे mRNA 40s कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये हो गया mRNA 40s को, इसके साथ कौन आकर के जुड़ेगा, चार्ज tRNA, इसके साथ अगर आप देखेंगे ये आके जुड़ेगा प्लस tRNA मेट कॉम्प्लेक्स, ये आके जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 40s ना है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा mRNA 40s tRNA मेट कॉम्प्लेक्स, है ना, ये देखो मेट कॉम्प्लेक्स। अच्छा अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो इसके ऊपर जो आरएनए जो इसके ऊपर जो फिसलता है, ये जो एंटर जो करता है, ये जो पास करता है स्मॉलर सब यूनिट से, इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। अच्छा थोड़ा बड़ा से बना देते हैं तब तुम लोग को अच्छे से दिखेगा, है ना, सेल बना रहे हैं, देखो देख रहे हो, स्मॉलर सब यूनिट आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही बनाया हुआ है, हम ऊपर बनाए थे, ऐसे करके बनाए थे ऊपर में, इसको ये एनसीईआरटी में नीचे बनाया, और इसके इधर साइड में लार्जर सब यूनिट बनाया। अब देखो ये जो है ये पास कर रहा है, एक बात का ध्यान रखना तुम लोग, एक बात का ध्यान रखना, चाहे कितना भी एमआरएनए इधर से पास करता जाएगा, ये अंदर से ट्रांसलोकेशन, इसको हम लोग इस टर्म को, ये जो पासिंग ऑफ, ठीक है, एमआरएनए होता है इन स्मॉलर सब यूनिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। कितना भी पास करता जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं स्टार्ट होगा जब तक के यहां पर क्या आएगा, एयूजी ना आ जाए। एयूजी स्टार्ट कोडोन की तरह काम करेगा, जब एयूजी आएगा उसी के बाद से प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टार्ट होगी उसी के बाद से। इसीलिए एयूजी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडोन कहते हैं। दोनों केस में एयूजी स्टार्ट कोडोन जो है वो देखिए यहाँ पर लिखेंगे नहीं, लेकिन गौर से सुनिएगा जो बोल रहे हैं। एयूजी स्टार्ट कोडोन की तरह काम करता है, किसमें, प्रोकैरियोट में भी यूकैरियोट में भी, लेकिन एयूजी यूकैरियोट में कोड करेगा मिथियोनिन को, और वही एयूजी प्रोकैरियोट में कोड करेगा फॉर्माइल मिथियोनिन को, एफमेट को, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे, तो यहाँ जो है जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें तुम लोग को थोड़ा सा, अगर चलो नहीं तो उतर जाता है दिमाग से सब कुछ। देखो एयूजी, ठीक है, ऐसे तो लिखा ही हुआ है एयूजी दोनों में, ठीक है, वो तो लिखा ही हुआ है वहां पे। एयूजी जो है स्टार्ट कोडोन की तरह काम करेगा बोथ इन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, ठीक है, और वो किसको कोड करेगा, यूकैरियोट में मिथियोनिन को, प्रोकैरियोट में फॉर्माइल मिथियोनिन। एक और बात बोल रहे हैं, जीयूजी, एयूजी और दूसरा कौन सा, जीयूजी। अगर मान लीजिए यहाँ पर एयूजी अगर आया, यहीं से क्या स्टार्ट होने लगेगी, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर एयूजी के जगह पे, ओनली इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, सिर्फ प्रोकैरियोट के केस में अगर यहाँ पे एयूजी के जगह पे, ठीक है, अगर जीयूजी भी आ जाए, ओनली प्रोकैरियोट के केस में अगर जीयूजी भी अगर आ जाता है तब भी पे, जीयूजी भी अगर आ जाता है तब भी पे अगर आप देखिएगा यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, अगर जीयूजी। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में सिर्फ एयूजी ही क्या होगा, स्टार्ट कोडोन की तरह काम करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एयूजी प्रोकैरियोट के केस में किसको कोड करता है, किसको कोड, फॉर्माइल मिथियोनिन को, और जीयूजी भी अगर स्टार्ट कोडोन की तरह काम करता है प्रोकैरियोट में, तब भी वो किसको कोड करेगा, एफमेट ही को कोड करेगा, एफमेट। हाँ, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जीयूजी आई थिंक वैलिन को कोड करता है, ठीक है, वैलिन को कोड करेगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछ ले कि यूकैरियोट्स का
कोई भी प्रोटीन हो उसका पहला एमिनो एसिड्स क्या होगा, तो हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है AUG से, और जो कि कोड करता है मिथियोनिन को, तो हमेशा जो पहला जो एमिनो एसिड्स होगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा मिथियोनिन ही होगा यूकैरियोट्स के प्रोटीन के केस में। जबकि प्रोकैरियोट्स के प्रोटीन के केस में जो पहला एमिनो एसिड्स होगा वो हमेशा क्या होगा, ठीक है, वो फॉर्माइल मिथियोनिन होगा, चाहे AUG आए GUG आए, दोनों फॉर्माइल मिथियोनिन को कोड करेगा। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि अगर मान लीजिए ये यूकैरियोट्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यूकैरियोट, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने देखा कि AUG आ गया, ठीक है, AUG आया, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर यहाँ से क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। AUG से पहले चाहे कितना भी कोई भी जेनेटिक कोड आ जाए, कितना भी आ जाए, यहाँ पर वो प्रोटीन से नहीं चालू करेगा, यानी कि, ठीक है, यानी कि वो, ठीक है, tRNA के साथ पेयर करेगा नहीं। यहाँ पर क्या आ गया, मिथियोनिन आ गया, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, आपने देखा। अब C स्टेप देखो, ठीक है, C स्टेप, ठीक है, ये आप देखते हैं C स्टेप में क्या होगा, चेन इनिशिएशन चल रहा है। अब जो ये जो है, ठीक है, mRNA 40S tRNA मेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेट कॉम्प्लेक्स प्लस, ठीक है, और क्या है प्लस, इसके साथ क्या लगेगा, लार्जर सब यूनिट लग जाएगा। अब इसके साथ क्या आ जाएगा, अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये अगर आप देखते हैं यहाँ पर अब आकर के लार्जर सब यूनिट आकर के जुड़ जाएगा, लार्जर सब यूनिट, तो इसी को आप क्या बोलेंगे, ठीक है, प्लस लार्जर सब यूनिट। जरा बताओ तो यहाँ पे लार्जर सब यूनिट क्या होगा, अगर यूकैरियोट का ये 40S लिया, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट 60S गिव्स यू, क्या देगा, गिव्स यू, ठीक है, क्या देगा ये, ठीक है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या देगा, 60S का है, तो आप देखेंगे तो ये आपको दे देगा mRNA 40S, mRNA 40S क्या, रुको, mRNA tRNA मेट 40S और 60S, क्या बन जाएगा, राइबोसोम, ठीक है, कितने एस का, 80S का। ये क्या हो गया, अब एक कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स, है ना, अब कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखिए, अब फिर नेक्स्ट चेन इनिशिएशन हो गया। अब चेन इलोंगेशन, चेन इलोंगेशन का मतलब, चेन इलोंगेशन, ठीक है, इलोंगेट करेगा मतलब यही, ये आगे आगे मूव करेगा, ट्रांसलोकेशन होगा mRNA का, और ठीक है, और ठीक है, ये कहाँ पे बनेगा बताओ तो, ठीक है, चेन ऑन, ऑन कौन सा साइट, P साइट, पेप्टिडाइल साइट ऑफ राइबोसोम, नहीं सॉरी यहाँ पर नहीं, ठीक है, ये मतलब बस लिख देते हैं पेप्टिडाइल साइट, ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे P साइट, पेप्टिडाइल साइट, और ये A साइट, ठीक है, तो ये आपको अगर ये इस तरह से, चेन इलोंगेशन, ठीक है, नाउ, ठीक है, mRNA
starts ट्रांसलोकेटिंग, ये दोनों के बीच में है ना, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के बीच में टनल रहता है, ऐसे आगे देखिएगा, बीच में टनल रहता है, उसी से mRNA पास करता है, यानी ट्रांसलोकेट करता है, ऐसे करके, बेसिकली ऐसे करके रहता है ये स्मॉलर सब, यहीं पर जो है ये स्मॉलर सब यूनिट हो गया, ये और ये हो गया लार्जर सब यूनिट, है ना। और इसी में आप देखते हैं कि यहीं पे पास करता है वो क्या, mRNA, यही टनल से पास करता है, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, स्टार्ट ट्रांसलोकेटिंग, ठीक है, बिटवीन द टनल नहीं, in the tunnel between the smaller and larger subunit of chain, larger subunit of ribosome, ठीक, लार्जर सबयूनिट। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर भी जो है वो क्या होगा, दूसरा कोई आएगा, इसी के हिसाब से जो भी जेनेटिक कोड हो इस हिसाब से कोई एमिनो एसिड्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कौन सा एंजाइम से, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम से, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड is formed, peptide bond is formed between the two amino acids, between the two amino acids on the present on the P and A site of ribosome respectively by peptidyl transferase एंजाइम, ठीक है। देखो पेप्टिडाइल और ये वाला पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इस तरह से जो है वो बनता चला जाएगा, आप तो समझ ही रहे हैं, ये यहाँ से जो है वो निकलता चला जाएगा, नया नया आता जाएगा और चेन बनता चला जाएगा, ये बढ़ता जाएगा आगे, नया नया आता जाएगा, टीआरएनए बनता जाएगा और चेन का इलोंगेशन होता जाएगा, ठीक है। ये हो गया चेन इलोंगेशन। तीसरा अगर आप देखेंगे, तीसरी चीज, ठीक है, एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। तीसरा होता है चेन टर्मिनेशन। अब चेन क्या होगा, टर्मिनेट करेगा, ठीक है, चलता जाएगा जब तक चलना है, रेगुलेटेड बाय होगा, रेगुलेटेड बाय टर्मिनेटिंग फैक्टर या टर्मिनेटिंग फैक्टर, या इसी को आप कहते हैं रेगुलेटिंग फैक्टर, टर्मिनेटिंग फैक्टर या रेगुलेटिंग फैक्टर इसी को आप कहेंगे। कैसे, देखिए ये रेगुलेटिंग फैक्टर, या इसको आप और भी एक नाम दे सकते हैं आरएफ, रेगुलेटिंग नहीं भाई, रिलीजिंग फैक्टर, सॉरी, टर्मिनेटिंग फैक्टर या रिलीजिंग फैक्टर आरएफ। तो वही बात है कि प्रोकैरियोट में अलग और यूकैरियोट में अलग
प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में अगर आप देखेंगे, ठीक है, प्रोकैरियोट में अलग होगा। प्रोकैरियोट में, ठीक है, वो कितना होगा, 2 होगा, RF1 एंड RF2। जबकि यूकैरियोट में सिर्फ एक ही होगा, वो क्या होगा, RF होगा, बस एक रहेगा यूकैरियोट में, क्योंकि प्रोकैरियोट में 2 रहेगा, RF1 RF। क्या होगा चेन टर्मिनेशन में? चेन टर्मिनेशन कब होगा? जब यहाँ पे ए साइट पे अगर कोई सा भी उआ, उअग, उगा, कोई सा भी स्टॉप कोडोन आ जाता है, तो फिर इनका इनका जो है वो कोई टीआरएनए के साथ वो पेयरिंग नहीं होती है। मतलब कोई टीआरएनए, कोई एमिनोसिड्स टीआरएनए के जरिए ए साइट पे आएगा नहीं, तो यहां से फिर वो क्या हो जाएगा, चेन का टर्मिनेट कर जाएगा, चेन जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपको क्या हो गया, चेन टर्मिनेशन हो जाएगा यहाँ पे। और वो किसके जरिए, उसके बाद जो जो चीजें हुई थी वो सब जो है वो अलग हो जाएंगी। मतलब एमआरएनए अलग, टीआरएनए अलग, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, सब अलग हो जाएगा, डिसमेंटल हो जाएगा, सब अलग हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। कौन कॉम्प्लेक्स खत्म करेगा? रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर। नाउ any stop codon will आ जाता है, अगर आता है, ठीक है, if arrived on, ठीक है, arrived on mRNA, then it does not bring any amino acids on A site, and hence chain is terminated। चेन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, चेन टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब वही टीआरएनए, एमआरएनए, ठीक है, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट will get separated, वो सेपरेट हो जाएगा, सब आपस से सेपरेट हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक चीज देखिएगा, स्टार्ट कोडोन से पहले भी एमआरएनए पे कुछ सीक्वेंस होगा, और स्टॉप कोडोन के बाद भी एमआरएनए पे कुछ सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा? ये होगा स्टॉप कोडोन के बाद, ये होगा स्टार्ट कोडोन के बाद। इनको हम लोग कहते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तो खैर सही में कोई कोडिंग तो नहीं करता है, कोई एमिनो एसिड्स को तो नहीं बुलाता है, लेकिन एमिनो एसिड्स को तो नहीं बुलाता है, लेकिन हाँ, ये प्रोटीन सिंथेसिस की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, प्रोटीन सिंथेसिस की। यानी कि आप कह सकते हैं, तो यही तुम्हारा क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि आप कह सकते हैं, जस्ट अ मिनट, देखो क्या लिख रहे हैं, बेस सीक्वेंस बिफोर द start codon and after the stop codon,
is called UTR, untranslated region, UTR, untranslated, have no coding significance, कोई coding significance, have no coding, but have no coding significance, but increases the efficiency of protein synthesis, protein synthesis. ठीक है, तो यही हो गया आपको क्या, प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या जिसको आप कह लीजिए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. देखो, अब क्या है, रेगुलेशन ऑफ, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना. एक बात बताओ कि बहुत सारा ऐसा जीन होता है, ठीक है, जैसे दो तरह का जीन भी अगर आप देखिएगा तो ये दो तरह का होगा. एक होगा कॉन्स्टिट्यूटिव जीन और दूसरा होगा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन को, इसको हम लोग लग्जरी भी जीन कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं हाउस कीपिंग
क्या कहते हैं इसको हम लोग? हाउस कीपिंग कहते हैं। जीन को कॉन्स्टिट्यूटिव भी कहेंगे, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव हाउस कीपिंग लग्जरी जीन। देखिए ये ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज switch on when needed, otherwise off, that is regulated। देखो कुछ ऐसा जीन होता है जो, अगर आप देखेंगे, कुछ ऐसा जीन होता है जो आपका कैसा होगा? रेगुलेशन प्रोटीन जीन एक्सप्रेशन। कुछ ऐसा होगा जो, जिसको आप बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव हाउस कीपिंग, मतलब ये हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा स्विच ऑन रहेगा, हमेशा एमआरएनए बनाता रहेगा, और वो एमआरएनए हमेशा एंजाइम बनाता रहेगा, प्रोटीन बनाता रहेगा। यानी ये एक ऐसे जीन होते हैं जो उस वर्क, उस फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं जो फंक्शन ऑलवेज ऑन होता है। जैसे हार्ट रेट का जो जीन होता है, जो जीन हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, वो हमेशा स्विच ऑन रहेगा, वो तो कभी ये नहीं हो सकता है, मतलब कभी बंद नहीं हो सकता है। उसी को कॉन्स्टिट्यूटिव या हाउस कीपिंग मतलब जो जो हाउस को मेंटेन करते हैं, ठीक है, जो लोग साफ सफाई वगैरह जो है, आप देखेंगे हमेशा जो है वो चलती रहती है। एक बार ऐसा नहीं ना, एक बार कर करके छोड़ दिया, आप जो है 10 साल के बाद करेंगे, नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये क्या होता है? ये हाउस कीपिंग, जो लोग होते हैं हमेशा जो है काम करते रहते हैं, साफ सफाई करते रहते हैं। जबकि दूसरा जो होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, जिसको लग्जरी जीन कहते हैं। लग्जरी जीन मतलब जब जरूरत पड़ेगी तभी ऑन होगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए स्टमक में जो एंजाइम रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज होता है, तो गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज होता है, ठीक है, हमने क्विक रिकैप भी बना दिया है, ठीक है, रैपिड रिवीजन भी बनाया है गैस्ट्रिक जूस, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, या और भी बहुत सारे उसका जो है अच्छा, ठीक है, उसमें, ठीक है, वो मेरे चैनल पे है, ठीक है। खैर, तो हम ये कह रहे थे कि अगर आप देखेंगे कि ये जो होगा मतलब ये जो होगा मतलब जो तुम्हारा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जो होगा वो अगर, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जो होगा वो अगर आप देखेंगे, ठीक है, जिसको लग्जरी जीन कहते हैं, वो हमेशा एक्टिव नहीं रहता है। वो कभी कभी क्या रहेगा? वो एक्टिव रहेगा कभी कभी। क्यों कभी कभी जो है वो एक्टिव रहेगा? ठीक है, कि कभी कभी क्यों एक्टिव रहता है? इसलिए वो कभी कभी एक्टिव रहता है, जिसकी ज़रूरत जो है वो कभी कभी पड़ती है, हमेशा उसकी ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल, ऐसे कभी कभी स्विच ऑन रहेगा, ऐसे ज़्यादा स्विच ऑफ रहता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे जो हमारा वो जीन जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कर रहा है, वो कब स्विच ऑन होगा? वो तभी उसी वक्त स्विच ऑन होगा जिस वक्त हमारे स्टमक में फूड आएगा, और जिस वक्त फूड नहीं रहेगा उस वक्त वो स्विच ऑन नहीं रहेगा, बल्कि स्विच ऑफ हो जाएगा, वो स्विच ऑफ हो जाएगा। यानी वो रेगुलेटेड होता है, वो कंट्रोल्ड होता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ उसको, ठीक है। तो यही इसी के बारे में कि रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का कैसे रेगुलेशन होता है, कैसे वो कंट्रोल, कैसे वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है। जैसे हमारा नल जो है वो स्विच ऑन कैसे, वो जो है नल को हम ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, ये लाइट स्विच ऑफ स्विच ऑन कहाँ से होती है? स्विच से होती है। वैसे ही अब हम लोग देखेंगे ये वाला जो जीन होगा वो कैसे स्विच ऑन और कैसे स्विच ऑफ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अलग अलग तरीके से होगा रेगुलेशन जो होगा प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोकैरियोट में अलग तरीके से, यूकैरियोट में अलग तरीके।
रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो एक ही चीज ना हो गया, सॉरी वो भी मिटा दिया था। प्रोटीन का सिंथेसिस का रेगुलेशन करिए या जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन करिए, बात तो एक ही चीज है। जीन को एक्सप्रेशन को ऑन ऑफ करना है, जीन जब एक्सप्रेस होगा तो प्रोटीन बनाएगा, यानी प्रोटीन के सिंथेसिस को ऑन ऑफ करना है, दोनों एक ही चीज है, इसलिए जीन एक्सप्रेशन प्रोटीन सिंथेसिस। ये अगर आप देखेंगे, ये दो तरह से हो सकता है, ये यूकैरियोट्स में और ये प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स occurs on 4 लेवल, 4 लेवल पे होगा। पहला ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसफर लेवल और 3 जो होगा ये, और एक और हो जाएगा तुम्हारा ट्रांसलेशन लेवल। देखो सबसे पहले 4 लेवल पे होगा, देखिए कैसे, कैसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे ये यूकैरियोट्स है और यूकैरियोट्स का ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। आप तो जानते हैं न्यूक्लियस में यहाँ पे पोर्स रहते हैं, पोर्स रहता ना है, ठीक। ये डीएनए डीएनए सबसे पहले क्या बनाएगा, ये एचएनआरएनए बना देगा। एचएनआरएनए बोलो हाँ या ना। तो ये वाला जो पहला लेवल हो गया, ठीक है, पहला मतलब ट्रांसक्रिप्शन लेवल हो गया। यहाँ पर से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप यहीं पर रोक देंगे तो एचएनआरएनए बनेगा नहीं, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रोक देंगे एचएनआरएनए बनेगा नहीं। जब एचएनआरएनए नहीं बनेगा तो आगे कोई चीज़ नहीं बनेगी, प्रोटीन भी नहीं बनेगा और इस तरह से स्विच ऑफ हो जाएगा। सेकेंड, ठीक है, ये देखिए प्रोसेसिंग हुई। अब ये क्या बन गया तुम्हारा, एमआरएनए बन गया, ये सेकेंड लेवल। ठीक है, एचएनआरएनए पे ऑन ऑफ मत करो, ऑन ऑफ कहाँ करो, ठीक है, सेकेंड स्टेप पे करो, यानी प्रोसेसिंग लेवल पे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। तो यहीं पर अगर आप रोक दीजिएगा तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। जैसे आप नल को, आपको अगर नहाना है तो दो लेवल पे तो कर ही सकते हैं नहाने, पानी का आना और पानी का बंद करना, पानी को ऑन करना, पानी का आना और पानी को बंद, 2 लेवल पे। या तो बाथरूम के नल से करो या एक और नल होता है टंकी के पास, तो जब नहाना है ये हमेशा ऑन करके छोड़ दो, और जब नहाना है तो ऊपर चढ़ो, टंकी को ऑन करो और वहां से फिर पानी आएगा, नहा लो, फिर जो है पोछ वोछ करके जाओ तौलिया से, फिर जा करके ऊपर जाके ऑफ कर दो। हो तो सकता है दोनों लेवल पे, लेकिन हाँ आप वहाँ नहीं करेंगे, जो आसान होगा वही इंसान वही करता है। लेकिन यहाँ तो ये जो है पहला लेवल ये भी हो सकता है, दूसरा लेवल ये भी हो सकता है। अब ये एमआरएनए का क्या होता है भाई, ट्रांसफर होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ट्रांसफर लेवल, ये तीसरा लेवल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा लेवल मतलब ये जो हो गया आपका तीसरा है। यहाँ से भी आप रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब कि लगातार एचआरएनए को बनते रहने देना चाहिए, बनते रहने दीजिए, कॉन्स्टिट्यूटिवली बनता रहेगा, एमआरएनए में कन्वर्ट करता रहेगा कॉन्स्टिट्यूटिवली रेगुलरली। लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट को भी रोका जा सकता है, इस लेवल पे रोका जा सकता है, तब भी पे जो है वो बाहर जो है वो एमआरएनए नहीं जा सकेगा। अब बाहर नहीं जा सकेगा तो आगे का प्रोसेस दैट इज ट्रांसलेशन या प्रोटीन का सिंथेसिस रुक सकता है। और उसके बाद फिर जो आखिरी वाला है वो क्या, ठीक है, ये ट्रांसलेशन, यहाँ पे ये एमआरएनए जो है वो कहाँ जाएगा, ट्रांसलेशन करेगा यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो ये ट्रांसलेशन लेवल, ये चौथा लेवल है।
यहाँ पर भी क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो आपने देखा 1 2 3 4 लेवल पे यूकैरियोट्स को, ठीक है, क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन वही अगर आप देखते हैं प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखते हैं तो वो सिर्फ एक ही लेवल पे, ठीक है, रेगुलेशन जो होगा, ठीक है, अकर्स ऑन ओनली सिंगल लेवल, सिंगल लेवल पे। कौन सा सिंगल लेवल? देखो जैसे ये सेल देख रहे हैं, अब देखो इसमें तो कोई न्यूक्लियस तो होता नहीं है, मेम्ब्रेन तो होगी नहीं इसमें। इसमें क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो मेम्ब्रेन तो रहता नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जो है ये न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा होता है बताया था आप लोग को, सर्कुलर सर्कुलर न्यूक्लियस रहेगा, डबल स्टैंडर्ड रहेगा, नेकेड रहेगा। नेकेड मतलब यहाँ पर किसी तरह का प्रोटीन नहीं रहता, नेकेड रहेगा। और अब ये जो है ट्रांसपोर्ट लेवल तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि यहीं पर जो है वो क्या है, वो राइबोसोम है, ठीक है। और एचएनआरएनए वाला, देखिए पहला लेवल क्या हो गया, पहला लेवल जो हो जाएगा वो आपको ये जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ठीक है। यहाँ एमआरएनए बन गया, ये क्या बना, एमआरएनए बनेगा ना, क्योंकि इसमें एचएनआरएनए तो बनेगा नहीं, प्रोकैरियोट है। और दूसरा जो है वो तुम्हारा फिर एमआरएनए, ये जो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा ये ट्रांसलेशन लेवल। तो गौर करना कि अगर मान लो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे अगर तुम इस लेवल पे रोकते हो, यहां से ऑन ऑफ करते हो, ट्रांसलेशन को तुमको क्या करना है, ऑन करना है, ट्रांसलेशन को क्या करना है, ऑफ करना है। तो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलरली चलता रहेगा, यानी एमआरएनए रेगुलरली बनता रहेगा, पूरे सेल में सिंगल सेल है, एमआरएनए भर जाएगा। और एमआरएनए को डाइजेस्ट करके निकालने का इसके पास कोई मैकेनिज्म भी नहीं है। जबकि यूकैरियोट्स में मान लीजिए आप यहां से भी कंट्रोल करते हैं, तो लगातार जो है वो तुम्हारा एचएनआरएनए बनता रहेगा, एमआरएनए बनता रहेगा, रेगुलरली जो बनता रहेगा। तो इनको ऑन ऑफ ये जो बनते रहेंगे, तो इनको जो जब बहुत ज्यादा एमआरएनए या एचएनआरएनए बन जाएगा, तो यूकैरियोट्स के पास बहुत सारा मैकेनिज्म है, या तो उसको उस एचएनआरएनए को या एमआरएनए को सेल के अंदर जो है वो डाइजेस्ट कर करके उसके न्यूक्लियोटाइड को यूज कर ले, और या फिर उसके न्यूक्लियोटाइड को बाहर कर दे। बहुत सारा उसके पास जो है वो ये है, लाइसोसोम्स वगैरह है उसके पास, जिससे डाइजेस्ट हो जाता है एक्स्ट्रा जो एमआरएनए और एचएनआरएनए बनेगा। लेकिन इसके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ ट्रांसलेशन, आप ये नहीं कर सकते हैं कि एमआरएनए को बनते दो, एमआरएनए को बनने देना चाहिए, जितना बन रहा बनने देना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको रोकना पड़ेगा। कहाँ पर रोकना पड़ेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर नहीं रोकना पड़ेगा, आपको जो है सिर्फ इसी ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जो है वो ऑन ऑफ क्या करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक लेवल पे, सिंगल लेवल पे इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। बात समझ में आई तुमको? तो यही है ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए, और दूसरा क्या, यही मतलब सिंगल लेवल पे इसमें होगा। और यही हम लोग कहते हैं बाई, किसके जरिए होगा, बाई ओपेरॉन, ठीक है, ओपेरॉन, जैकोब एंड मैनोड ने, ठीक है, किसने दिया था ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, किसने दिया था, कॉन्सेप्ट गिवन बाय जैकोब एंड मैनोड, इसने दिया था, जैकोब एंड मैनोड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और ये क्या था, ठीक है, ओपेरॉन क्या है भाई, सेट ऑफ, ओपेरॉन क्या है, सेट ऑफ क्लोजली लिंक्ड जीन। ओपेरॉन जो है वो आपको क्लोजली लिंक्ड जीन का सेट होता है, क्लोजली लिंक्ड जीन का सेट होगा ओपेरॉन। और आप बता रहे हैं अभी, ठीक है, बहुत तरह का हो सकता है,
इसका एग्जाम्पल जैसे देखेंगे लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन का मतलब लैक्टोज ओपेरॉन। सेकेंड जो होगा ट्रिप ओपेरॉन यानी ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तीसरा अगर देखेंगे लैक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, हिज ओपेरॉन, हिस्टिडीन ओपेरॉन, ठीक है, वैल ओपेरॉन यानी वैलिन ओपेरॉन, ठीक है। तो ये सब जो है वो आपको क्या होगा, ओपेरॉन होगा, ठीक है। ये जिसमें से एनसीईआरटी में तो सिर्फ आपका ये दिया हुआ है लैक ओपेरॉन, लेकिन हम लोग लैक ओपेरॉन भी पढ़ेंगे और ट्रिप ओपेरॉन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ओपेरॉन कॉन्सेप्ट।